बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ और एक बहुत ही अहम मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ एक मरतबा फिर सिद्दीक जान मौजूद हैं। इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान यानी तहरीक इंसाफ और नून लीग और पीपल्स पार्टी, यानी आप उधर पीपल्स पार्टी और नून लीग है और यहाँ तकरीबन तहरीक इंसाफ अकेली, आप समझ लें, चलिए मौलाना को भी आप साथ मिला लें। लेकिन लड़ाई या इस वक्त मुकाबला ये हो रहा है कि एक तरफ कहते हैं कि जी हमने 25 से पहले आईनी तरमीम पास करानी है और दूसरी तरफ की कोशिश है कि 25 से पहले आईनी तरमीम पास ना हो। सब ने अपने अपने तमाम ऑप्शन अब खोल दिए हैं और उन ऑप्शंस को या तो इस्तेमाल कर लिया है या शो कर दिया है कि वो क्या करना है। तहरीक इंसाफ ने भी अपना एक बहुत बड़ा ऑप्शन इस्तेमाल कर लिया है और वो ऑप्शन था एहतजाज का ऑप्शन। लेकिन सवाल सिद्दीक जान ये पैदा होता है कि क्या तहरीक इंसाफ के पास इससे बड़ा भी कोई ऑप्शन मौजूद है और इसके अलावा भी कोई ऑप्शन मौजूद है? आपके पास खबर है, बताइए तहरीक इंसाफ आप क्या सोच रही है? देखिए, ये खबर मैं ना देता अगर ये खबर एक आध जगह पे आ ना गई होती, क्योंकि ये खबर मेरे पास थी। लेकिन जिस तरह से हम कई बार अपने हमारे नाज़रीन जो देखने वाले हैं वो हमारे सुनने वाले जो सामीन हैं वो कई बार ऑफेंड भी होते हैं जब हम ये कहते हैं कि यार मेरे पास खबर है लेकिन मैं दे नहीं सकता, या हम जब ये कहते हैं कि यार इससे बड़ा एक कार्ड और सरप्राइज तैयार है, आप तसल्ली रखें। तो फिर लोग ज़ाहिर है लोग ये भी एक वो करते हैं कि यार अगर आपने खबर देनी नहीं थी तो आपने कहा क्यों है। लेकिन बतौर रिपोर्टर हमारी भी मजबूरी ये होती है कि हमने ये भी एस्टैब्लिश करना होता है कि भाई खबर मेरे पास है लेकिन वो मुझे ऑफ द रिकॉर्ड रखने का कहा गया। तो ये खबर मेरे पास थी, ये एक हफ्ता पुरानी खबर है, लेकिन अब क्योंकि ये एक आध जगह पे आ गई है तो इसलिए हम इस पे बात कर रहे हैं। देखें, ऐसा नहीं है कि तहरीक इंसाफ सिर्फ जो है वो आप समझें कि सड़कों के ऊपर जो है वो सड़कें गर्म करेगी और ज़मीन गर्म करेगी इस हुकूमत के लिए, इस निज़ाम के लिए और काजी फाइज़ा के लिए और काजी फाइज़ा की एक्सटेंशन रुकवाने के लिए। तहरीक इंसाफ के पास और भी कार्ड्स हैं, जिनमें एक बड़ा कार्ड जो है, एक बड़ी अहम तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की मुशावरत हुई और उसको देखा गया और वो ये था कि हम जो है वो जब देखेंगे कि ये मुजवज़ा आईनी तरमीम पेश करने लगे हैं, उससे पहले जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ जो है वो अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी, या चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी, या स्पीकर के खिलाफ, या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, या डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ, डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ। और इसकी वजह क्या थी और इसकी वजह क्या है, और इस पे बात करते हैं कि ये ऑन कार्ड अभी भी है या नहीं है या क्या चल रहा है। उसकी वजह यह है कि जब किसी के खिलाफ भी इस तरह से अदम एतमाद की तहरीक आ जाती है तो फिर कोई और चीज़ आप नहीं कर सकते जब तक आप उस अदम एतमाद को जो है वो उसके जो प्रोग्राम है उसको मुकम्मल ना कर लें, जब तक आप उसको एग्जॉस्ट ना कर लें, उसको खत्म ना कर लें, उसके ऊपर वोटिंग ना करवा लें, आप कोई और चीज़ नहीं कर सकते। और उसमें तरीके इंसाफ का ये था कि क्योंकि उसमें तो 7 दिन गुजर जाने थे ना, तो उसमें ये था कि 7 दिन बाद क्या करेंगे, तो उसमें फिर यही था कि 3-3 4-4 के दिन के वक्फे से ना एक एक के खिलाफ जो है वो अदम एतमाद पेश करते जाओ। तो ये एक उनका प्लान था। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर 17 को हुकूमत इजलास बुलाना चाहती है तो इजलास बुलाया जाए तो हुकूमत जो है अपोजिशन यानी तहरीक इंसाफ तरीके अदम एतमाद पेश कर दे। अब वो 25 तारीख तक तो चली जाएगी, यानी 25 तक कोई और काम नहीं हो सकता, कोई आईनी तरमीम नहीं हो सकती, काजी फायसा तो घर चले जाएंगे, उसके बाद ही होगा जो कुछ होगा। ये तहरीक इंसाफ के पास आप समझते हैं कि ये एक ऑप्शन मौजूद है? बिल्कुल, एक ऑप्शन तो ये है और जो बाकी ऑप्शंस हैं उन पे जरा अलग से बात करेंगे इस वीडियो में। अच्छा, ये अब तहरीक इंसाफ का ये जो प्लान था, इस प्लान में ना एक इशू पहले आ रहा था और वो इशू ये आ रहा था कि यार इसमें हमने इस पे बड़ी डिस्कशन हुई कि हम चेयरमैन सेनेट के खिलाफ लाएं या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लाएं या किसके खिलाफ लाएं, मतलब दोनों ईवानों में से किस ऐवान में लाएं अदम एतमाद, चाहे किसी के खिलाफ भी लाएं, वज़ीर आज़म के, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, जिसके खिलाफ मर्जी लाएं, एक आपने अदम एतमाद इधर लानी थी या आपने सेनेट में लानी थी। उस पर बड़ी डिस्कशन हुई और डिस्कशन ये हुई कि दो चीज़ें देखी गई और वो ये थी कि अगर हम कौमी असम्बली में लाते हैं तो कौमी असम्बली में हमारे जो एमएनएज हैं इस वक्त उनको जिस तरह से ढूंढा जा रहा है, जिस तरह से उनकी फैमिलीज के साथ जो कुछ हो रहा है, और ये मैं आपको बता दूं असदुल्ला खान साहब के इस लम्हे तक जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस लम्हे तक कार्रवाइयां जारी हैं। क्योंकि यहाँ पे दोबारा वो मैं शुरू वाली बात करूंगा कि कई बार हमें ये कह दिया जाता है कि यार इस चीज़ को ऑफ द रिकॉर्ड रखना है। पीटीआई से एक सेनेटर है, उनके बेटे को उठाया गया और अगवा किया गया और उनका एक बिजनेस है, और मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, मगर मैं बताऊं कि क्या चीज़ सील हुई है तो पता चल जाएगा लोगों को मेरा इशारा किसकी तरफ है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने खुद अभी तक डिस्क्लोज किया। तो उनका बिजनेस जो है वो सारा बंद कर दिया गया, उनके ऑफिस बंद कर दिए गए, सील कर दिए गए, और ये पंजाब हुकूमत ने कार्रवाई किया, मरीम नवाज सरकार ने। तो अब अभी तक कार्रवाइयां जारी हैं। अब उनका ये था पीटीआई का कि यार ये देखें कि हम कहाँ पे लाएं, क्योंकि सेनेट वाला मामला तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था सेनेट में लाना। उसकी वजह यह है कि सेनेट के तो वो अपने बहुत से सेनेटर जो हैं उनको वो पाकिस्तान से बाहर भेज चुके हैं और उनको कहा गया कि आप अपना मोबाइल बंद कर लें, आप किसी के साथ राब्ते में ना रहें, एमएनएस भी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए। तो अब मसला यह है कि अगर ये अदम एतमाद जमा होनी है तो उसके लिए 60 से 65, ये एग्जैक्ट मुझे फिगर नहीं पता, लेकिन ये क्योंकि कुल ऐवान का 20% बनता है, तो ये जब 342 का ऐवान था तो तब ये 67-68 बनते थे, लेकिन अब क्योंकि 336 का ऐवान है तो उसका 20% यानी तकरीबन आप अंदाज लगा लें कि 65-66 शायद एमएनएस जो है वो वहां पे इनको चाहिए। अब इनका ये था कि अगर हम अपने 65-66 एमएनएस लाते हैं तो ये ना हो कि वहवा हो जाए, क्योंकि पहले ये सिक्योर पोजीशन में थे। 63 ईयर वाला जो फैसला है ना काजी फाइज़ ईसा का, उससे पहले तो ये सिक्योर थे, उससे पहले तो ये था ऑन कार्ड और ये इन्होंने करना ही करना था, क्योंकि उस वक्त इनका ये था कि ये जो हमारे एमएनएज हैं जिनको पीटीआई का डिक्लेयर कर दिया गया है 39 सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, वो तो कंफर्म है, क्लियर है, क्योंकि 41 बाकी को भी सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था, वो भी फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी एक इनके हवाले से तो था 39 का, तो ये कंफर्म था कि ये तो तय है ना कि ये इनका वोट तो किसी सूरत हुकूमत जो है वो कहीं और नहीं डलवा सकती, डलवाएगी तो काउंट नहीं होगा, ये डीसीट भी हो जाएंगे। 39 वो सिक्योर थे और बाकी जो थे 41, उनमें से पीटीआई के पास 20-25 ऐसे लोग तो कंफर्म थे जिनका उनको पता है कि यार ये कट जाएंगे,
मर जाएंगे लेकिन इमरान खान से बेवफाई नहीं करेंगे। लेकिन अब मसला यह है कि जब हुकूमत ने काजी फाइज ईसा साहब ने ये 63 वाला फैसला दे दिया, जिसके बाद यह है कि अब जो मुनर्रिफ रुकन होगा उसका वोट काउंट होगा और वो डी-सीट भी उस वक्त तक ज़ाहिर नहीं होगा जब तक पार्टी सरबराह जो है वो उस रेफरेंस नहीं भेजता, और उसमें भी अभी पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन और ये सारी चीजें क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया तो वो डी-सीट होने ही नहीं है किसी ने। तो और फिर आईनी तरमीम जब हो जाएगी तो वैसे ही ये सारा मामला वो कहते हैं कि जाएगा जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। तो अब जब 63 वाला फैसला आया तो अब दोबारा ये डिस्कशन हुई कि यार क्या करें। फिर इसमें फैसला ये हुआ था कि ये मामला इंतजार हुसैन पंजोता साहब के जरिए, और क्योंकि देखें इंतजार हुसैन पंजोता साहब को जो अगवा किया गया ना उसकी वजह यह है कि इंतजार हुसैन पंजोता फोकस पर्सन थे इमरान खान साहब के, जो जेल में मुलाकातें होती थी उनके लिए। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के जो सबसे क्लोज अगर मैं कहूं कि 2 या 3 लोग इस दौरान थे और हैं, उनमें से एक इंतजार हुसैन पंजोता है जिन पे इमरान खान साहब बहुत शदीद एतमाद करते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं इंतजार हुसैन पंजोता की कि ये इमरान खान के साथ इतने मुखलिस हैं कि जब ये टिकटों का मामला था तो इनका बड़ा इन्फ्लुएंस था, ज़ाहिर है इनकी रसाई थी इमरान खान साहब तक। उस वक्त तक तो आपको पता है कि पीटीआई की लीडरशिप तो बाहर थी नहीं, पॉलिटिकल लोग तो बाहर थे ही नहीं, यही 4-5 लोग थे जो जाते थे। तो इंतजार हुसैन पंजोता का इस सारे में बड़ा किरदार था, तो इनको बहुत ऑफर्स हुई पैसों की, गाड़ियों की, फ्लैट्स, ये वो जमीनें, बड़ा बहुत इनको। लेकिन इन्होंने कहा जी सॉरी, खान साहब मुझ पर एतमाद करते हैं, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो अब ये मामला इंतजार हुसैन पंजोता के जरिए खान साहब तक जाना था और खान साहब से पूछा जाना था कि खान साहब रिस्क है इसमें, और रिस्क ये है कि हम अगर अपने एमएनएस को लाते हैं यहाँ पे और 60-65 एमएनएस को लाते हैं और अगर उनमें से कोई हवा हो गया, क्योंकि देखें इस वक्त तो पागल हुआ पड़ा है ना, ये हुकूमत तो पागल हुई पड़ी है। नवाज शरीफ कहते हैं कि मुझे मेरा काजी चाहिए, मुझे मेरा काजी फाइज ईसा 25 के बाद भी चाहिए, और अगर काजी साहब नहीं रहते तो उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा कि फिर क्या होगा, मियां साहब की क्या हिकमत अमली होगी। तो मियां साहब जो है उनको क्योंकि उनका काजी चाहिए तो वो कहते हैं कम वट में कुछ करना पड़े। अब आप बिलावल भुट्टो जरदारी का देख लेना, वो मेहर बुखारी साहब के प्रोग्राम में जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई अगर अदालत मखसूस नशिस्तों का फैसला हमारे खिलाफ कर रही है तो फिर हम जस्टिफाइड है कि हम अगवा करके लोगों से वोट डलवाएं, वोट तो हमने डलवाना है, काजी को हमने रखना है। अब असदुल्ला खान साहब ये फैसला क्योंकि इमरान खान साहब ने करना था और इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों का मामला अब अड़ गया है, इसलिए कि समन रिफत इम्तियाज साहब के पास केस मैं एग्जैक्ट चेक नहीं कर सका कि आज है या नहीं है, और अगर आज और कल में फैसला नहीं होता तो फिर आगे हफ्तेवार है, छुट्टी है, फिर आगे सोमवार को वर्किंग डे है, फिर आगे 3 दिन छुट्टी है, तो फिर तो मामला लटक जाएगा 17, 18, 19 तक लटक ही जाएगा, क्योंकि जो पंजाब हुकूमत है उसने भी मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी है, जजेस ने भी एडजमेंट कर दी है, जजेस ने एडजन कर दी। और यहाँ पे मैं एक चीज और भी वजाहत कर दूं, इस पे बहुत ज्यादा तनकीद हुई तहरीक इंसाफ के लीगल टीम के ऊपर कि इन्होंने अलकादिर में क्यों एडजमेंट की दरखास्त दी थी। अच्छा, अलकादिर केस था सोमवार को, मंगल को था तोशाखाना 2। इनके जहन में यह था कि हम अलकादिर को एडजन करवाते हैं, क्योंकि इसमें तहरीक इंसाफ की पॉलिसी यह है कि जब तक तोशाखाना 2 का फैसला नहीं आ जाता जमानत का तब तक इसको डिले करें। क्यों? क्योंकि तोशाखाना 2 का जब फैसला आएगा तो बुशरा बीबी साहिबा रिहा हो जाएंगी, तो इनका यह कि यार बुशरा बीबी को तो बाहर लाओ ना। मतलब खान साहब को तो अभी नजर आ रहा है कि और केसेस वो 9 मई वाले पेंडिंग रखे हुए हैं, 2-2.5 माह से उसकी जमानत नहीं हो रही 9 मई के केसों की, क्योंकि आलिया नीलम साहबा ने जो काम किया है, आलिया नीलम साहबा ने एटीसी के आजाद जजेस जो अपने हलफ से वफा करने वाले थे उनको चेंज कर दिया और नए जजेस अभी तक नहीं लगे, जिस वजह से वो मामला लटका हुआ है। अब इस सारी सूरत हाल में सोमवार को उन्होंने एडजमेंट की दरखास्त देनी थी, फैसला ये था कि एडजमेंट की दरखास्त देनी और मंगल को हम जाके खान साहब से मिलेंगे, इसके लिए ये जो तोशाखाना 2 है उसमें मुलाकात हो जाएगी। सोमवार को जो इंसाफ अदालत के नासिर जावेद राना साहब हैं, जज हैं, वो गए ही नहीं अडयाला, और पहले इनको कॉल कर दी गई कि आप आ जाएं जनाब, इधर आ जाएं इंसाफ अदालत, वहां पे प्रोसीडिंग होगी। और फिर सोमवार को कॉल आ गई पीटीआई की लीगल टीम को कि जनाब मंगल को तोशाखाना 2 भी इधर होगा, स्पेशल कोर्ट में, उधर नहीं होगा अडयाला में। तो ये यानी पहले से फैसला हो गया था। तो इसमें पीटीआई की लीगल टीम को सलमान सफदर साहब को या खालिद यूसुफ चौधरी, उस्मान रियाज गिल या जहीर अब्बास साहब को इल्जाम नहीं दिया जा सकता कि उन्होंने ब्लेंडर किया, नहीं, उनकी तो ये पॉलिसी पहले से ये थी कि हमने अलकादिर को लटकाना है, इसलिए लटकाना है अलकादिर केस को कि ये इन्होंने कन्विक्ट कर रहे हैं बुशरा बीबी को, इमरान खान को, और एक बार बुशरा बीबी को तो रिहा करवाएं ना, ताकि वो तो पाए रहे हैं। इमरान खान साहब खुद भी बहुत अपसेट हैं, वो मुसलसल कहते हैं कि मेरी बीवी को इन्होंने रखा हुआ है। वो जाहिर है ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी बीवी की बात करते हैं, वो अपनी खवातीन कारकुनान की बात करते हैं, कई बार कह चुके हैं कि यास्मीन राशिद और इंसानों पर बात करो और एग्रेसिव हिकमत अमली अपनाओ। तो अब ये फैसला क्योंकि खान साहब ने करना था, अब ये देखते हैं कि तहरीक इंसाफ क्या करती है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया था कि हम अदम एतमाद की तहरीक जो है, ये फैसला हो गया था कि ये हम जरूरत पड़ी तो पेश कर देंगे, लेकिन मशरूत थी इमरान खान साहब की इजाजत के साथ, जो कि अब इमरान खान साहब से मुलाकातें ही हैं वो उसमें रुकावट आ गई है और उसी वजह से। हाँ, लेकिन उसमें मेरा सवाल ये है ना कि देखें 16, 17 और 18 ये इंपॉर्टेंट हैं। हुकूमत की कोशिश ये है, जैसे 15 तारीख तक उन्होंने कहा कि जी अपने बंदे अब सारे सेनेटर्स और एमएनएस मुल्क में वापस पहुंचे, यानी उनके जहन में यह है कि हम इसको 17-18 करें। लेकिन इमरान खान से अगर मुलाकात 19 को या 20 को जाके होती है तो तब तक तो शायद हुकूमत का प्लान यह है कि फिर उससे पहले, यानी हुकूमत का बेसिकली प्लान यह है आईनी तरमीम से पहले इमरान खान की किसी से मुलाकात ना हो पाए, इमरान खान का राब्ता काट दो, कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान दोबारा एहतजाज की कॉल दे दें, यानी इमरान खान कहें कि जिस दिन इजलास तलब किया जाए उस दिन तुमने डीचो पहुंच जाना सबने, तो कहीं ऐसी इंस्ट्रक्शन ना आ जाए। इसलिए उनकी कोशिश यह है कि इमरान खान का अपनी पार्टी लीडरशिप के साथ राब्ता ना होने दिया जाए। तो अगर
तो उन्होंने 20-21 को करना है, तो फिर खान साहब से रब्ता तो उससे पहले होने का इम्कान नहीं है, तो फिर करना जो है वो तो खुद पार्टी लीडरशिप ने करना है। मेरा सवाल यह है कि काफी हद तक इमरान खान ने पार्टी लीडरशिप को इस तरह की चीजें करने का इख्तियार भी दिया हुआ है। ऐसा नहीं है इमरान खान इस बात पर तो नाराज हो सकते हैं कि तुमने एजिटेशन क्यों नहीं की, एहतजाज क्यों नहीं किया, बाहर क्यों नहीं निकले, लेकिन इस बात पर नाराज नहीं हो सकते कि तुमने क्यों एहतजाज किया या तुमने क्यों जो है वो इसका रास्ता, काजी फैसला का रास्ता रोकने के लिए कदम उठाया। तो मेरा ख्याल है इमरान खान उसको अप्रिशिएट ही करेंगे। थोड़ी सी स्पाइन, थोड़े से मसल जो हैं वो पॉलिटिकल कमेटी को, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, उनको भी तो दिखाने चाहिए। कोई अब ये तो नहीं है कि खान साहब हमने इसलिए तरीके से एतमाद पेश नहीं की क्योंकि आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उन्होंने हमारा आपसे राब्ता तोड़ दिया था, क्योंकि आपसे का जिनसे राब्ता था उनको बंदों को उठा लिया था, इंतजार पंजोता को उठा लिया था। तो ये आर्गूमेंट तो खान साहब शायद कबूल भी ना करें इस पॉलिटिकल कमेटी का। तो आप नहीं समझते कि जो करना है लीडरशिप ने, पॉलिटिकल कमेटी ने खुद करना है? नहीं, मैं आपसे इख्तिलाफ करता हूं। ये वो भारी पत्थर है जो कोई भी नहीं उठाएगा और उठाना भी नहीं चाहिए। देखिए सेंसिटिव है ना, बहुत सेंसिटिव है। आप इसका काउंटर आप सोचें ना, इसका काउंटर आर्गुमेंट सोचें कि हुकूमत के पास नंबर गेम पूरी नहीं है और वो नहीं कर पाएंगे। उन्होंने एक ट्रैप था पीटीआई के लिए कि उन्होंने इजलास बुला लिया और उनके पास ये खबर है कि ये अदम एतमाद ला रहे हैं, और वो एमएनएस पीटीआई के जिनको पिछले 1 महीने से ढूंढा जा रहा है पूरे मुल्क में, मतलब इस वक्त पता नहीं को 50, 60, 70 टीमें होंगी जो इस वक्त 24 घंटे तलाश कर रही हैं पीटीआई के उन एमएनएस को, और वो नहीं मिल रहे, वो महफूज जगह के ऊपर है। पीटीआई खुद उनको आगे प्लेट में रख के पेश कर दे। नहीं, लेकिन उसमें सदीक जान देखे ना, ऐसे लोग जो टूट सकते हैं उनकी तादाद तो 10-12 ही है ना। क्या आपके ख्याल में ये शेख वकास अकरम भी टूट सकते हैं? क्या आपके ख्याल में बैरिस्टर गौहर भी टूट सकते हैं? क्या आपके ख्याल में असद कैसर भी टूट सकते हैं? या जुनैद अकबर भी टूट सकते हैं जो पहले नहीं टूटे? तो वो जो टूट सकते हैं उनकी तादाद तो 10-12 है। आपको तो 90 में से कोई 65-64 ही चाहिए ना जो लेकर आने हैं। आप इंतखाब करें कि किनको लेकर आना है। गिरफ्तारी के डर से आप अपीयर ही ना हो या उठाए जाने के डर से, तो फिर वो भी तो एक मेरा ख्याल कमजोर बात नहीं हो जाएगी? देखें असद भाई, बात यह है, बड़ी रियलिस्टिक बात करनी चाहिए। कुछ दिन पहले हम ये कह रहे थे कि अब भी जो तहरीक इंसाफ का बंदा इधर हुकूमत के साथ मिल गया तो वो कंप्रोमाइज होगा, जब सबको नजर आ रहा है कि भाई इधर उधर हो जाओ, महफूज जगह पे शिफ्ट हो जाओ, वरना तुम्हें उठा लेंगे या फैमिलीज को भी महफूज ठिकानों पे मुंतकिल कर दो। लेकिन सच्ची बात यह है कि जो पीटीआई के एमएनएस हैं ये दहशतगर्द या ये अस्करी किसी विंग के बंदे थोड़ी हैं, फैमिलीज वाले हैं। देखें सर जी, जब किसी की बेटी या बेटे को उठा लिया जाता है ना, मैं एक बंदे को जानता हूँ जाती तौर पे, मैं कभी ये कहानी में अभी देखें, अभी पिछले 2 साल में जो कुछ हुआ है ना, या 9 महीने के बाद जो कुछ हुआ है, 1% भी सामने नहीं आया। मैं एक शख्सियत को जानता हूं कि वो आखिरी दम तक लड़ती रही, वो शख्सियत, वो डटे रहे, वो मजबूत रहे। लेकिन हुआ क्या, उनकी अहलिया को वो बैरून मुल्क जा रही थी और उनको जहाज से उतारा गया और नामालूम जगह पे ले जाया गया। वो टाइम था जब वो शख्सियत टूट गई। क्या आप किसी की यंग बीवी को कहीं ले जाएंगे नामालूम मकाम पर, और आप फिर वो बंदा क्या करेगा, मुझे बताएं ना, क्या करेगा वो? पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक पीटीआई की खातून जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गई, वो क्यों कर गई? जब उनको पूरा दिन जो है वो गाड़ी में बिठा के और गर्मी में घुमाया गया, और बंदे जो है ना वो कभी पुलिस वाले अजीब अजीब जो है वो गाड़ी के अंदर आके बैठ जाते थे, कोई खातून पुलिस एहलकार नहीं थी साथ गाड़ी में, और पुलिस वाले जो हैं वो फोन सुनते थे, फोन बंद करते थे और कहते थे बाजी हम बहुत माजरत खां हैं, लेकिन जो कुछ आपके साथ करने का कह रहे हैं ना, हमें, आप हमारी बहन है लेकिन हमें शर्म आती है हमें। फिर थोड़ी देर बाद, जी सर बाजी हम रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन जहां पे आपको ले जाने का कह रहे हैं ना, बस अल्लाह ताला किसी की माँ बहन बेटी को वहां ना भेजे। मतलब इस तरह की जब आपने चीजें की तो वो टूट गई ना, उसके पास नहीं था। अब एक औरत की इज्जत से बढ़ के तो उसके लिए कुछ नहीं है। तो सर ये एक सेंसिटिव डिसीजन है और मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान होगा ये फैसला लेना। और मैं, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई ये नहीं पेश करनी चाहिए। क्यों? आप अगर अपने 60 बंदे लाके प्लेट पे आपने रख के दे दिए, फिर 10 बंदे तोड़ना कोई मसला नहीं है सर। जिस हद तक पागलपन दिमागों पे सवार है ना, आप किसी की बेटी को उठा लेंगे, किसी की बहन को उठा लेंगे, किसी की बीवी को उठा लेंगे और वो रेजिस्ट करेगा, मैं नहीं समझता। चलें, तो फिर अगर ये ऑप्शन आप समझते हैं कि नहीं है तो फिर ऑप्शंस क्या हैं, इस पर फिर हम मजीद बात बाद में करते हैं कि फिर पीटीआई के पास क्या सिर्फ एक एहतजाज ही का ऑप्शन बचा है आईनी तरमीम को 25 से पहले होने से रोकने के लिए। वैसे तो खैर हम ये बात कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान जो है वो राजी नहीं है, लेकिन मुतबादल ऑप्शंस पे हुकूमत लगी हुई है, पूरा जोर लगा रही है और दिन रात लगे हुए हैं। एससीओ में तो चंद हुकूमत के लोग मसरूफ़ होंगे, बाकी सारी हुकूमत तो इसी काम पर लगी रहेगी एससीओ के दिनों में भी। तो फिर अगली वीडियो में बात करते हैं कि अब फिर ऑप्शन तहरीक इंसाफ के पास क्या हैं अगर वो चाहते हैं कि 25 से पहले आईनी तरमीम ना हो। तो इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया सदीक जान, आपका इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।